हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण और कुछ शेष तथ्य बच गए थे उनको पढ़ते हैं। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे रीतिकाल। तो देखते हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण और शेष तथ्य, जिसमें राम भक्त और कृष्ण भक्त कवियों के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। भक्ति काल में रीति तत्वों जिसके अंतर्गत देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे भक्ति काल, जिसके शेष तथ्य पढ़ेंगे। फिर हैं भक्ति काल में रीति तत्वों का प्रपुष्टन, रीति ग्रंथों की शुरुआत। फिर देखेंगे आचार्य शुक्ल और अन्य विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन। फिर देखेंगे रीतिकाल, नामकरण और काल निर्धारण। फिर उसके बाद उसकी सामान्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं, रीतिकाल का वर्गीकरण एवं तीनों धाराओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जिसमें रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीतिमुक्त काव्य धारा। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि एवं प्रवर्तक देखेंगे, और इसमें जो महत्वपूर्ण रीतिकाल के जो बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न और उनका स्पष्टीकरण भी देखेंगे। तो देखते हैं भक्ति काल महत्वपूर्ण एवं जो शेष तथ्य बच गए थे उनके बारे में। अन्य राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। टोडरमल ये राम भक्त थे। अकबर ने इन्हें मुल्तान की सूबेदारी दी थी। आगरा कवि ये जहांगीर के समकालीन थे। इनकी चित्र रचना है ध्यान मंजरी। सुंदर कवि राय ये शाहजहां के दरबार में थे। इनकी रचना है सुंदर श्रृंगार, ये एक श्रृंगारी रचना है। रसिक दास जी इनकी प्रसिद्ध रचना है पूजा विलास। मनोहर कवि इनकी रचना शत प्रश्नोत्तरी है। ये अकबर के दरबारी कवि थे। जगतानंद इनकी प्रमुख रचना है व्रज प्रतिमा और व्रज परिक्रमा। उहकर कवि इनकी प्रसिद्ध रचना है रस रतन है। और अन्य कृष्ण भक्त कवि देखते हैं कि बलभद्र मिश्र ये तो राम भक्त कवि थे, अब यह है कृष्ण भक्त कवि। तो बलभद्र मिश्र इनकी प्रमुख रचना है नक्षिक, यानी पैरों से लेकर नख से लेकर सिर तक का शारीरिक सौंदर्य का वर्णन, उसको नक्षिक वर्णन कहते हैं। नक्षिक वर्णन, नक्षिक, दूषण विचार और गोवर्धन सत्सई टीका। एक सेकेंड। केशवदास इनकी रचना भी नक्षिक है, यद्यपि ये मुख्य रूप से रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। केशवदास। मुबारक कवि इनकी रचनाएं हैं तिल शतक और अलग शतक है। यह रीति विषयक ग्रंथ है, किंतु मुबारक कवि मूलतः भक्त कवि माने जाते हैं। तो देखें कि केशवदास जी हैं, इन्होंने नक्षिक लिखी, लेकिन ये मूलतः कौन से कवि, ये रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। और जो मुबारक कवि है उन्होंने तिल शतक और अलग शतक लिखी। ये रीति विषयक ग्रंथ है, किंतु मुबारक कवि तो मूलतः भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में रीति तत्वों का प्रपुष्टन कैसे हुआ, इसके अनुसार देखेंगे। भक्ति काल में रीति तत्वों का प्रपुष्टन। भक्ति काल में रीति तत्वों का प्रपुष्टन। भक्ति काल के अंतिम चरण में रीति यानी काव्यांग निरूपण और काव्य लक्षणों के तत्व दिखाई देने लगे थे। वे भक्तिकालीन कवि जिन्होंने रीति विषयक ग्रंथ लिखे, वह इसमें है कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी। कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी। ये 1541 ईस्वी में लिखी गई। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रीति परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रीति तत्व परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। सूरदास उनकी जो रचना है साहित्य लहरी, वो मूलतः सूरदास जी भक्तिकालीन कवि है, लेकिन इनका जो साहित्य लहरी ग्रंथ है इसमें नायिका भेद का विस्तृत विवरण हुआ है। और ये जो नायिका भेद और रीति तत्वों का निरूपण, काव्यांग निरूपण, ये सब मुख्यतः रीतिकालीन साहित्य की विशेषताएं हैं। जो नंददास है उनकी रचना है रसमंजरी, जो 1550 ईस्वी में लिखी गई। इसमें भी नायिका भेद का वर्णन मिलता है। रहीमदास जी हैं बरवे नायिका भेद व नगर शोभा, इसमें भी रीतिकालीन तत्वों का समावेश है। जान कवि की रचना है श्रृंगार तिलक और कवि वल्लभ और रसमंजरी, इनमें भी रीतिकालीन तत्वों का प्रपुष्टन दिखाई पड़ता है। बलभद्र मिश्र ने लिखी नक्षिक और मुबारक कवि ने लिखी तिलक शतक अलग शतक, और सुंदर कवि राय ने लिखी सुंदर श्रृंगार,
ने भी भक्ति काल में रीति विषयक ग्रंथ लिखे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि बलभद्र मिश्र ने लिखी नक्शिक, मुबारक कवि ने लिखी तिलक शतक और अलग शतक, और सुंदर कवि राय ने लिखी सुंदर श्रृंगार। ने भी भक्ति काल में रीति विषयक ग्रंथ लिखे, जबकि ये भक्तिकालीन कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन हैं। देखें, रसखान जी के बारे में है कि आचार्य शुक्ल ने रसखान जी को पीयूष वर्षी यानी अमृत बरसाने वाले कहा है। पीयूष वर्षी कवि का है रसखान को, आचार्य शुक्ल जी ने पीयूष वर्षी कवि का है। इनकी जो भाषा है वो बहुत सरल, देखिए बहुत सरल है, और शब्दाडंबर है वह इनमें नहीं है, यानी शब्दों के दिखावे से बिल्कुल मुक्त है। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलताऊपन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में देखने को मिलती है वो अत्यंत दुर्लभ है। रसखान की जो कृति परिमाण यानी मात्रा में तो बहुत अधिक नहीं है, जो रसखान की जो रचनाएं वो मतलब उनकी मात्रा क्वांटिटी तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन वह प्रेमियों के हृदय को स्पर्श करने वाली है। तो इसको देखें, स्वामी हरिदास जी के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि हरिदास जी के लिए शुक्ल जी ने कहा है कि इनके पद कठिन राग रागिनियों के में गाने योग्य, अर्थात इनके पदों में शास्त्रीय संगीत का गहरा पुट है। यह हरिदास जी के लिए कहा है शुक्ल जी ने। हरिराम व्यास के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इनकी रचनाएं परिमाण में बहुत विस्तृत है, यानी ज़्यादा लिखी गई हैं, और विषय भेद के विचार से भी कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। कुंभन दास जी के लिए आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि यह पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। कृष्ण भक्ति शाखा पर आचार्य शुक्ल का अंतिम निष्कर्ष है। देखें आचार्य शुक्ल का अंतिम निष्कर्ष क्या है कि दुखवाद की छाया आकर भी टिक नहीं पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। यानी कहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा पर जो दुखवाद की छाया है वो आकर भी टिक नहीं पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और यह है भक्ति काल के विषय में का है। अष्टछाप के कवि जिन्होंने भ्रमर गीत लिखा उसको भी देख लें। सूरदास जी ने लिखा भ्रमर गीत जो मुक्तक श्रेणी में लिखा गया। नंददास जी ने लिखा भंवर गीत जो प्रबंध श्रेणी में लिखा गया। परमानंद दास जी ने लिखा उद्धव लीला में भ्रमर गीत के पद मिलते हैं। कृष्णदास जी ने लिखा भंवर गीत प्रेम तत्व निरूपण व युगल मान चरित्र में भी भंवर गीत के तत्व मिलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे रीतिकाल, नामकरण एवं काल निर्धारण। ये अब तक जो छूट गए थे भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ विद्वानों के मत आदि छूट गए थे, उनको पढ़ाए। अब आज से शुरू होगा रीतिकाल। तो रीतिकाल के विषय में देखते हैं कि रीतिकाल, नामकरण एवं काल निर्धारण। नामकरण किसने क्या क्या कहा, किसने क्या नाम दिया, इसके बारे में देखते हैं कि रीति काव्य काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने आचार्य शुक्ल के जो रीति शब्द इन्हीं से उधार लिया है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य का है उसे शुक्ल जी ने उधार लिया है, मतलब उसी को फॉलो किया है। अलंकृत काल का है मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल का है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल का है रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। और आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा है जो सर्वाधिक मान्य मत है। अंधकार काल भी कहा है त्रिलोचन शास्त्री ने, और त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। मध्यकाल का है आदिकाल को कमल कुलश्रेष्ठ ने। तो काल निर्धारण देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1700 से 1900 तक, यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक इसको देखिए। इसका कि संवत तो है 1700 से 1900 यानी 200 वर्षों का है, और 1643 से 1843 ईस्वी तक शाहजहाँ के शासन के अंतिम वर्षों में रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार इस समय तक केवल काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। रामकुमार वर्मा ने भी इनका समर्थन किया है। मिश्र बंधुओं ने इसी को
रीतिकाल को नामकरण रीतिकाल का काल विभाजन किया है 1641 संवत से 1859 संवत तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 17वीं सदी से 19वीं सदी तक माना है इसका काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1600 से 1843 ईस्वी तक माना है। आचार्य शुक्ल का रीति काल विभाजन 3 प्रकरणों में, तो इन्होंने आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल का विभाजन 3 प्रकरणों में किया है। जिसका सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि, जिनमें 57 कवियों का विश्लेषण किया है, जिसमें चिंतामणि त्रिपाठी से लेकर रसिक गोविंद तक इन्होंने विश्लेषण किया है। रीति के अन्य कवि, जिसमें 46 कवियों का विश्लेषण किया है, और इसमें बनवारी से लेकर यानी कवि बनवारी से लेकर कवि द्विजदेव तक इन्होंने इनका वर्णन किया है। रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं, प्रवृत्तियां क्या रही, इसको देखते हैं। रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां। तो लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है यहाँ पर काव्यांगों यानी काव्य के अंग, जैसे रस, छंद, अलंकार के नियम और उदाहरण बनाने वाले ग्रंथ अधिक लिखे गए। अपवाद इसमें रीतिमुक्त कवि हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने रस, छंद और अलंकारों के नियमों का और उदाहरणों को नहीं माना है, लेकिन ज़्यादातर कवियों ने लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है, जिसमें काव्यांग निरूपण किया गया है। श्रृंगारिकता और मासल प्रेम, तो पहला तो है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है, फिर है श्रृंगारिकता और मासल प्रेम यानी शारीरिक सौंदर्य और विलासिता का अधिक चित्रण हुआ है। कवित्व और आचार्यत्व का समन्वय, कवि स्वयं को शिक्षक आचार्य भी सिद्ध करना चाहते थे। अलंकारिता की अति, कविता को सजाने पर अधिक बल दिया गया, ये इसकी विशेषताएं हैं। दरबारी जीवन एवं राज प्रशस्ति, रीतिकाल में दरबारी जीवन और राजाओं की प्रशस्ति यानी प्रशंसा में जो की गई रचना है। चाटुकारिता और दरबार का वैभव चित्रित किया गया। जनजीवन से अलगाव यानी भक्तिकाल का साहित्य यदि जनपथ यानी आम जन का साहित्य था, तो रीतिकाल का जो साहित्य वो राजपथ यानी राजमहलों का साहित्य, इसमें लोकोन्मुखता का पूर्ण अभाव था। कला पक्ष की प्रधानता देखें, कला पक्ष की प्रधानता, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कला पक्ष की प्रधानता। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल है। यहाँ भक्ति काल के कला जीवन के लिए है के बजाय कला के लिए है का सिद्धांत लागू होता है। तो यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देखें कि इसमें कला पक्ष की प्रधानता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल है। यहाँ भक्ति काल के कला जीवन के लिए नहीं बल्कि कला के लिए का सिद्धांत लागू होता है। साहित्यिक ब्रजभाषा का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है, यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। चित्रोपमता, नाद सौंदर्य यानी शब्दों से चित्र उकेरना और लयात्मकता इसमें देखने को मिलती है रीतिकाल में। प्रकृति का उद्दीपन रूप यानी प्रकृति को नायक नायिका के काम भावना को भड़काने वाले माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है। त्रिवेणी यानी भक्ति, नीति और श्रृंगार का संगम, इसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार का संगम जैसे पद्माकर हुए हैं। वीर रस की अभिव्यक्ति बहुत कम यानी बहुत गौण मिलती है, बहुत कम मिलती है, और भक्ति, नीति और श्रृंगारिता का संगम भी इसमें मिलता है, जिसका उदाहरण है पद्माकर कवि की रचनाएं। छंद प्रयोग मुख्यतः कवित्व और सवैया छंद, जिसमें घनानंद विशेष हैं, कवित्व और सवैया छंद। इसके अलावा दोहा, सोरठा, छपय और कुंडलियों का प्रयोग किया गया है। रीतिकाल का वर्गीकरण एवं तीरोधाराओं का विस्तृत उल्लेख देखें। रीतिकाल का वर्गीकरण, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 स्पष्ट धाराओं में बांटा है। आइए इनको अलग से समझते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा यानी ऐसी काव्यधारा जिसमें रीति से बंधे हुए थे। आचार्य, इनके जो कवि थे वो आचार्य थे, तो ये वे काव्य चेतस कवि थे जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों यानी लक्षण ग्रंथों को सीधे निर्माण और अनुसरण किया। इन्होंने संस्कृत के आचार्यों की नकल करते हुए लक्षण और उदाहरण शैली में ग्रंथ लिखे, जिसके प्रमुख कवि हैं, मतलब रीति में बंधकर ये वे काव्य चेतस कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों यानी लक्षण ग्रंथों का जो सीधे निर्माण और अनुसरण किया। इन्होंने जो संस्कृत के आचार्यों की नकल करते हुए लक्षण और उदाहरण शैली में ग्रंथ लिखे,
ये रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते थे। इसमें प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, त्रिपाठी, केशवदास, मतीराम देव और पद्माकर और भिखारीदास आदि। विशिष्ट विशेषताएं: कवित्व और आचार्यत्व। इनमें कवि होने के साथ साथ आचार्य, शिक्षक बनने की भी होड़ थी। कला पक्ष की प्रधानता, भाव पक्ष गुण। यहाँ कला पक्ष यानी सजावट, अलंकार, छंद प्रधान हो गया है और इनका जो भाव पक्ष है वह कमजोर हो गया है। सौंदर्य चेतना और प्रेम। इनकी सौंदर्य चेतना और प्रेम। इनकी जो सौंदर्य चेतना है वो वस्तुनिष्ठ यानी बाहरी नाप तोल वाली है। इनमें मासल यानी शारीरिक प्रेम और संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। तो देखिए कि इनका जो काव्य सौष्ठव है, सौंदर्य चेतना और इनका प्रेम कैसा है। तो इनकी सौंदर्य चेतना वस्तुनिष्ठ यानी बाहरी है, दिखावटी है, बाहरी है। इनमें मासल यानी शारीरिक प्रेम और संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। नारी का स्वरूप। नारी को केवल इन्होंने भोग्या यानी विलास की वस्तु माना है। नारी को केवल इन्होंने भोग्या यानी विलास की वस्तु माना है। प्रेम का स्वरूप। इनका प्रेम कैसा था? तो इनका प्रेम क्रीड़ापरक, एक शारीरिक खेल माना है। अनुकरण और यांत्रिकता। अनुकरण यानी नकल की जो प्रवृत्ति है अधिक होने से मौलिक उद्भावना यानी जो नई सोच है, नए विचार है का अभाव हो गया। स्थूल चीजों पर परिश्रम करने से कविता में यांत्रिकता यानी बनावटीपन आ जाता है। और जिन कवियों की कविताओं में बनावटीपन और यांत्रिकता नहीं आई है उनमें है देव और पद्माकर। ये अपवाद हैं। दृष्टिकोण व मुहावरे। यह कविता बुद्धि नेत्रीधारी यानी दिमागी कसरत है और पाठक को चमत्कृत हैरान करती है। इसमें आसक्ति मूलक यानी आकर्षण वाले मुहावरों का प्रयोग हुआ है। रीति सिद्ध काव्य धारा यानी काव्य कवि। ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और काव्य कवि कहा है इनको। ये वे कवि हैं जिन्हें सीधे तौर पर लक्षण उदाहरण वाले रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रीति काव्य यानी काव्य नियमों की परिपाटी में इनकी गहरी आस्था थी। इन्हें नियमों का पूरा ज्ञान था, इसलिए रचना करते समय नियम और स्वयं ही सिद्ध हो गए और कविता में आ गए। ये रीति सिद्ध कवि कहलाए, जिसमें बिहारी जी प्रमुख हैं, सेनापति है, वृंद है, रसनिधि है और नेवाज कवि हैं। ये सब रीति सिद्ध कवि है जिसमें प्रमुख रूप से बिहारी जी हैं। विशिष्ट विशेषताएं देखें इसकी। कला और भाव पक्ष का संतुलन। यहाँ कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों बराबर हैं। जो रीति सिद्ध काव्य धारा है इसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों बराबर है। स्वानुभूति और मौलिकता यानी अनुकरण की जो प्रवृत्ति थी वह कम होने के कारण इसमें स्वानुभूति यानी स्वयं का अनुभव या स्वयं की अनुभूति और चिंतन दिखाई देता है। इसमें मौलिक उद्भावनाएं मौलिकता मिलती है। यांत्रिकता का अभाव है यानी मौलिकता के स्थान मिलने के कारण रीतिबद्ध कवियों जैसे यांत्रिकता, बनावटीपन यहाँ बहुत कम हो गया है। सौंदर्य चेतना व प्रेम। रीतिबद्ध के समान ही इसमें भी वस्तुनिष्ठ सौंदर्य, संयोग श्रृंगार और मार्शल प्रेम की प्रधानता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें भी रीतिबद्ध के समान ही इसमें भी वस्तुनिष्ठ सौंदर्य यानी बाहरी सौंदर्य, संयोग श्रृंगार और मार्शल प्रेम यानी शारीरिक प्रेम की प्रधानता है। नारी को यहाँ भी मुख्य रूप से भोग्या ही माना है यानी भोगने की वस्तु माना है। प्रेम का स्वरूप देखें। बिहारी आदि कवियों की यहाँ भी प्रेम मूलतः क्रीड़ापरक रूपक के माध्यम से की गई है, यानी यहाँ पर भी जो है वो इनका प्रेम क्रीड़ापरक ही रहा। अब देखिए रीति मुक्त काव्य धारा यानी स्वच्छंद कवि। स्वच्छंद कवि ये वे कवि हैं जिन्होंने रीति की बंधी बधाई परिपाटी और शास्त्रीय नियमों से पूर्णतः मुक्त होकर एकदम स्वतंत्र ढंग से अपनी हृदय की पीड़ा को काव्य का विषय बनाए। इसके प्रमुख कवि है घनानंद जो प्रतिनिधि है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, दिसदेव है। इसकी स्वच्छंदतावाद की विशिष्ट विशेषताएं देखें कि स्वच्छंदता व व्यक्तित्व, रूढ़ नैतिकता, परंपरागत प्रणाली और थोथी मर्यादा का इन्होंने पूर्ण विरोध किया है। अपने व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा को ही काव्य बनाया। इसमें भाव पक्ष की बहुत ज़्यादा प्रधानता है। यहाँ कला पक्ष गुण है और हृदय पक्ष यानी भाव पक्ष प्रधान है। विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार के स्थान पर संयोग श्रृंगार के स्थान पर वियोग श्रृंगार की अत्यधिक प्रधानता है। और यह वेदना की मौन मुख पुकार है। सौंदर्य चेतना व प्रेम। इनकी सौंदर्य चेतना
सब्जेक्टिव यानी आंतरिक है। यहाँ मासल प्रेम नहीं बल्कि सूक्ष्म अशरीरी और मानसिक, यहाँ से देखते हैं तो सौंदर्य चेतना और प्रेम, इनकी सौंदर्य चेतना विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव आंतरिक है। यहाँ मासल प्रेम नहीं बल्कि सूक्ष्म अशरीरी और मानसिक आध्यात्मिक प्रेम का उदात्त चित्रण। प्रेम में एक निष्ठा है, एक के प्रति समर्पण है। नारी का स्वरूप, यहाँ नारी भोग की वस्तु नहीं बल्कि पवित्रता, उड़ान और भावना का विषय है। प्रेम का स्वरूप, यहाँ प्रेम क्रीड़ा नहीं बल्कि पीड़ापरक वेदना से भरा हुआ है, जैसे घनानंद के काव्य का विरोधाभास है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आगे देखेंगे अपन, इससे आगे देखेंगे जैसे मौलिकता व स्वाभाविकता देख लेते हैं। अनुकरण बिल्कुल नहीं है, मौलिक उद्भावना की पुष्टि पूर्ण सृष्टि हुई जिसमें काव्य में गहरी स्वाभाविकता आई है। दृष्टिकोण व मुहावरे, यह कविता हृदय नेत्रधारी है जो चमत्कार नहीं दिखाती बल्कि पाठक के हृदय को आंदोलित भावुक कर देती। इसमें पीड़ामूलक मुहावरे है। लाक्षणिक वक्रता यानी बातों को सीधी न कर घुमावदार और गहरे प्रतीकों लक्षणों के माध्यम से कहना। उपालंब यानी उलाहना देना, प्रकृति के प्रति शिवकायत उपालंब है। इसमें अनिष्ट की भावना नहीं है, प्रिय का बुरा नहीं चाहते। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करना पड़ेगा कि कुछ डिस्टर्बेंस है, तो आगे के तथ्यों के बारे में कल पढ़ते हैं, आगे के वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।